रिकॉर्डिंग ना मतलब पूरी स्लाइड्स लेक्चर्स मिली हुआ हूंदा नाउ अॼु वारो बि आउं रिकॉर्ड करे थी छॾियां कंहिं सां नेटवर्क जो मसलो हुजे या छा त उहो भले लीव करे सघे थो पंहिंजो रोल नंबर नोट कराए छॾे CRGR खे छो त अटेंडेंस जो बि मसलो आहे अटेंडेंस तव्हां नथा लॻारायो या छा ऐं पोइ वरी तव्हां इहो चओ की मैडम असां त क्लास में ऑनलाइन हुआसीं असांजी अटेंडेंस या असांजो नेटवर्क जो इशू असांजी अटेंडेंस कोन लॻी आहे त इहो मुंहिंजो मैटर न आहे तव्हां सां नेटवर्क जो मसलो आहे त तव्हां भले पंहिंजो रोल नंबर नोट कराए वञो CR या GR खे ठीकु आहे ताकी तव्हांजी अटेंडेंस बि डिस्टर्ब न थिए ऐं आउं वरी ओॾी महिल जो ई टीचर्स खे मोकिले छॾींदी आहियां सो उहा वरी पोइ चेंज बि कोन थींदी जो तव्हां 2-4 ॾींहं खां पोइ या लास्ट में ॿुधायो त उहो वरी सही न रहंदो ठीकु नाउ लेक्चर जी वठा लास्ट लेक्चर में असां इन्हनि सभिनी शयुनि खे डिस्कस कयो कि बारकोड टेक्नोलॉजी छा हूंदी है क्या होती है बारकोड टेक्नोलॉजी फिर उसके बाद हमने जो है उसके 2 टाइप्स पढ़ लिए कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फिर उसके बाद हमने डेटा एंट्री टेक्निक्स की किन टेक्निक्स की बिना पे हम जो है किसी भी डेटा को एंटर करते हैं तो उसमें मैंने आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मेथड बता दिए थे फिर उसके बाद मैंने फ़वायद आपको बताए बेनिफिट्स बताया बार कोडिंग के कौन से फ़वायद होते हैं हमें फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशंस क्लियर कर दी थी अब जो है कुछ फीचर्स हैं कि बारकोड सिस्टम जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं अपने इदारे में अपने जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में या किसी भी बिजनेस में किसी भी लाइब्रेरी में तो उसके मतलब फीचर्स क्या होने चाहिए किस तरह से वो हमें जो है सहूलत फराहम करता है एक तो वो हर किसी बिजनेस में आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कोई लिमिट नहीं होती कि इस बिजनेस में हो सकता है इसमें नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्ट हर बिजनेस में हर लाइब्रेरी में हर इदारे में होती हैं तो वो हर बिज़नेस को जो है क्या कहते हैं कि हर बिज़नेस उसको अडॉप्ट कर सकता है उससे ये होगा कि बिज़नेस की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं जितनी भी ऑपरेशंस हैं जितने भी सिस्टम्स हैं ठीक है ना वो एक्यूरेटली और इम्प्रूव होके चलेंगे उनकी जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो इम्प्रूव होके चलेंगी जब आपके पास बारकोड सिस्टम मौजूद होगा ठीक है तो पहला तो ये है दूसरा है एक्यूरेसी अब फीचर्स पढ़ा रही हूँ आपको बता रही हूँ कि ऑल बिजनेस का क्या मतलब है एक्यूरेसी का क्या मतलब है स्पीड अप का क्या मतलब है तो ये सारी चीज़ें मैं इधर डिफाइन कर रही हूँ ठीक है तो एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन होता है मैं अगर आपको कह रही हूँ कि फीचर्स बताइए तो आपको ये पॉइंट्स पक्की पक्की याद होनी चाहिए फिर उसके बाद एक एक को अगर मैं कह रही हूँ कि डिफाइन करो तो यू हैव टू डिफाइन ईच एंड एवरी पॉइंट एक्यूरेटली ठीक है तो ये चीज़ें ध्यान में रखें क्योंकि अब देखें ना अगर फिज़िकल एग्ज़ाम होता है तो यकीनन आपको जो है मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन दे देती हूँ कि फीचर्स लिखिए बारकोड सिस्टम के तो आप क्या वहाँ पे सिर्फ ये 6 पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे नहीं उसकी मार्किंग नहीं होगी आपको एक एक पॉइंट को थॉरली डिफाइन करना है थॉरली नहीं कर सकते कम से कम कंसाइज समराइज वे में आप उनको डिफाइन करें क्योंकि आपको क्लास में भी मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ तो डिफाइन करोगे इन चीज़ों को उसी की ही मार्किंग होगी थॉरली ना करें लेकिन कंसाइज वे में कम से कम बता दें कि एक्यूरेसी क्या है एक फीचर है बारकोड सिस्टम का कैसे कॉस्ट एंड टाइम सेविंग है बारकोड कैसे है वो टाइम सेविंग एंड कॉस्ट उसकी सेविंग कैसे है तो इनको आपको डिफाइन करना है ठीक है उसके बाद आ जाता है एक्यूरेसी एक्यूरेसी से मुराद ये कि आपकी जितनी भी मैनेजमेंट होती है आपकी जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो इम्प्रूव होती है विद द हेल्प ऑफ बारकोड सिस्टम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका कोई भी प्रोडक्ट है चाहे बुक हो बुक पे क्या क्या होगा ऑथर होगा उसकी प्राइस लिखी हुई होगी यकीनन बारकोड पे फिर उसके बाद उसका जो है टाइटल लिखा हुआ होगा आप अगर मैन्युअली करेंगे तो यकीनन आपसे मिस्टेक हो जाती है लेकिन जब आप बारकोड सिस्टम को अडॉप्ट करके उस प्रोडक्ट पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको जो भी उसकी डेटा होगी वो एक्यूरेटली मिलेगी वो कैसे मिलेगी आप अगर उसको चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ बारकोड स्कैनर तो आपको एक्यूरेटली उसकी डेटा जो भी उसकी रियल डेटा होगी वो आपको मिल जाएगी तो ये इसका एक फीचर है कि ये एक एक्यूरेट एक्यूरेसी होती है इसमें उसके बाद है स्पीड अप जाहिर सी बात है मैनुअल तरीके से अगर आप कर रहे हैं
मैनुअल तरीके से आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो यकीनन उसमें मिस्टेक भी हो सकती हैं, क्योंकि एक बंदा उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है तो यकीनन मिस्टेक्स तो होंगी, कोई भी एक्यूरेट तरीके से नहीं कर सकता। तो इससे ये होता है, जब आप बारकोड सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, उसका ये फीचर है कि ये स्पीड अप करता है। स्पीड अप से मुराद क्या, कि आपका काम आसान करता है, जल्दी से आपको जो है एक सही इंफॉर्मेशन, एक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से एक सही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, स्पीडली एक्सेस देता है आपको उसका। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस, बारकोड स्कैनर। तो ये चीज़ें जो है एक ये भी इसका फीचर हो जाता है। फिर उसके बाद कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, टाइम भी हमारा यकीनन बचेगा। जब मैन्युअली तरीके से हम कर रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा तैयार करना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, लेकिन जब आप विद द हेल्प ऑफ बारकोड सिस्टम आप किसी प्रोडक्ट को उसकी डॉक्यूमेंटिंग कर रहे हैं, तो उससे आपका टाइम भी बच जाता है, आपकी कॉस्ट भी बच जाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें बारकोड सिस्टम चाहिए होता है, मतलब उसकी स्कैनिंग डिवाइसेस चाहिए होती हैं, हमें उसकी लेबल्स तैयार करने होते हैं, दैट्स इट। तो ये कॉस्ट सेविंग भी हो गया हमारे पास, और हमारे लिए टाइम सेविंग भी हो गया। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। बारकोड सिस्टम जब अडॉप्ट या इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपने बिजनेस या अपनी लाइब्रेरी में या अपनी किसी भी इदारे में, तो उसमें ये होता है कि आप अच्छे फैसले ले सकते हैं, उस किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से अच्छे फैसले आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग। प्रोडक्ट को ट्रैक आउट कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट एक शेल्फ में पड़ी हुई है, आपको ट्रैक करना है कि वो कौन से शेल्फ में पड़ी हुई है, उसकी क्या जो है, अगर बुक है तो उसका कौन सा ऑथर है, उसकी क्या प्राइस है, अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है, खाने पीने की कोई अशिया है तो उसकी क्या प्रोडक्ट है, उसकी रिटेल प्राइस क्या है। ठीक है, तो और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब वो बनी है, तो इस किस्म की आपको जो है आप उनको ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बारकोड सिस्टम। तो ये कुछ फीचर्स थे आपके बारकोड सिस्टम के। अब आ जाते हैं हम बारकोड सिस्टम इन लाइब्रेरीज। अब फॉर एग्जांपल, कोई भी हमारे पास सुपरमार्केट है, कोई भी मॉल है, मैक्स बजट देख लें, हैदराबाद में जो रहता है उसको ज़्यादा पता होगा, तो वहाँ पे क्या, हर प्रोडक्ट पे बारकोड लगा हुआ है, और वो जब कोई भी बंदा ख़रीद के आता है काउंटर पे, वहाँ पे वो स्कैनिंग डिवाइस के थ्रू इसकी सारी की सारी डिटेल कंप्यूटर में ले लेते हैं, फिर उस बंदे को बिल बना के देते हैं। ठीक है, ये होता है एक प्रोसीजर। लेकिन जब हमारे पास बारकोड सिस्टम लाइब्रेरीज में आता है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। पहले तो बारकोड सिस्टम है क्या, वो हमें समझने की बात है कि लाइब्रेरीज में उसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया करवाया गया, क्या मतलब हमें किस चीज़ की मदद मिलती है बारकोड के थ्रू। तो इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ बार्स, वही बात पहले मैंने बता दी, लेकिन इस टॉपिक में भी ज़रूरी है कि हम पहले उसको डिस्कस कर लें। वेट अ मिनट, मेरा वेटिंग में जितने भी थे मैंने अलाउ कर दिया उन्हें। ठीक है बेटा, सो जी, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ बार्स। वो पहले लेक्चर में ही था कि एक बार्स की अरेंजमेंट होती है जिससे हमें कुछ भी पर्टिकुलर नंबर्स का पता लगता है, लेटर्स का पता लगता है। अब वो नंबर्स और लेटर्स किस बारे में होंगे, वो उस बुक के बारे में होंगे जो आपकी लाइब्रेरी में पड़ी हुई। अब वो नंबर्स लेटर से मुराद है क्या, कि ऑथर है, जाहिर सी बात है वहाँ पे ऑथर का नाम लिखा हुआ है, इट मीन्स वो लेटर्स है। अगर उस बुक की प्राइस लिखी हुई है, इट मीन्स वो नंबर है। अगर उस बुक का ISBN लिखा हुआ है, इट मीन्स वो नंबर है हमारे पास। तो इन चीज़ों को जो शो करवाएगा, जो बार्स उन चीज़ों को शो करवाएगी, उसकी अरेंजमेंट को हम बारकोड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में ही हम जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब उस सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइब्रेरी में। क्योंकि बारकोड सिस्टम लाइब्रेरी में इस्तेमाल ही तब होता है जब आपकी लाइब्रेरी
एक अप लेवल पे जा चुकी होती है। वो ये कि मतलब ट्रेडिशनल लेवल से थोड़ा हट के आप जो है उसको आईसीटी की सहूलियात फराहम कर रहे हैं अपने यूज़र को, या आपने अपनी लाइब्रेरी में अडॉप्ट कर ली हैं वो चीज़ें, तब जो है बारकोड भी एक क्या कहते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो लाइब्रेरी में इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए आपके पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होना ज़रूरी है, कि मतलब आपका जो भी सिस्टम है, चाहे ऑटोमेटेड हो चाहे ना हो, आपकी सिंपल मैनुअल लाइब्रेरी ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे लाइब्रेरी की एक प्रॉपरली मैनेजमेंट होती हो, एक मैनेजमेंट सिस्टम होता हो, वहाँ पे ही आप बारकोड सिस्टम जो है शुरू कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको कोई भी आपकी रिसोर्स है, अब रिसोर्सेज से क्या मुराद, रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ बुक्स नहीं होती। रिसोर्सेज में आपके पास, आपने ये शायद सब्जेक्ट पढ़ा भी होगा, रिसोर्सेज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ बुक नहीं होता आपके पास, बल्कि लाइब्रेरी की जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं वो आ जाती हैं। अब उसमें क्या क्या है, आपकी रेफरेंस सोर्सेज हैं वो भी आ जाती हैं उसमें, आपका जो है बुक्स हैं जितनी भी वो भी आ जाती हैं, आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है लाइब्रेरी का स्टाफ कोई भी सर्विस, ये भी आपकी रिसोर्स हो गई, आपको इंटरनेट की सहूलत दे रहे हैं ये भी आपकी रिसोर्स हो गई। उसके बाद आपको अगर मल्टीमीडिया की सहूलत दे रहे हैं ये भी आपकी रिसोर्स हो गई, सीडीज डीवीडीज दे रहे हैं इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो ये भी आपकी रिसोर्सेज हो जाती हैं। इवन दैट कोई स्टाफ अगर अपनी जो है एक्सपीरियंसेस लाइब्रेरी के हवाले से, या आपको किसी ज़रूरत है आपको एक्सपीरियंस की, अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहा है, तो दिस विल बी ऑल्सो द रिसोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी, क्योंकि वो आपको एक एक्सपीरियंसेस बता रहा है, तो वो भी रिसोर्सेज होंगे आपकी। अब आपका एक बुक है लाइब्रेरी में पड़ा हुआ, या आपकी एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है लाइब्रेरी में, ठीक है ना, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस बुक का, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टाइटल क्या है। फॉर एग्जांपल बुक का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आईसीटी इन लाइब्रेरीज, ये हो गया हमारे पास टाइटल। फिर उसका ऑथर नेम, फॉर एग्जांपल सईदा शाहज़ा बुखारी, उसका ऑथर नेम है, ठीक है। फिर उसके बाद आइटम नंबर, आइटम नंबर से मुराद ये कि वो बुक, उसका एक कॉल नंबर हो। आइटम नंबर का मतलब है क्योंकि आप जितने भी बुक्स रख रहे होते हैं अपनी लाइब्रेरी में किसी न किसी नंबर के तहत रख रहे होते हैं। अब इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कौन करवाता है, बारकोड सिस्टम, कि ऑथर कौन है उसका, बुक का टाइटल क्या है, डीडीसी नंबर क्या है। डीडीसी नंबर आप पढ़ेंगे आगे अगले सेमेस्टर में, आपका डीडीसी सब्जेक्ट है, पता लग जाएगा कि आइटम नंबर क्या होता है। तो वो बुक्स को हम जो है एक उनकी क्या कहते हैं कि उनकी अरेंजमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीडीसी नंबर, उनको हम कहते हैं आइटम नंबर, ठीक है। तो उसकी बिना पे जो आइडेंटिफाई करें हम, तो उसके लिए हम बारकोड सिस्टम लाइब्रेरीज में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज शोन इन वन बारकोड विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, बुक का टाइटल हो, ऑथर हो, आइटम नंबर हो, आईएसबीएन हो, कोई भी चीज़ हो बुक के हवाले से, तो इन सब को जो है एक एक किस्म के कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन ही है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर बारकोड लेबल पे शो हम करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। अब आप तो देखेंगे कि आपने अपनी सेमिनार लाइब्रेरी में भी देखा होगा कि हर बुक जो है बारकोड हुआ हुआ है, उस पर लेबल लगे हुए हैं, वो हमने किए थे, हमें असाइनमेंट मिली थी, तो सर आरिफ ने हमें दी थी, तो वो हमने की थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि हर बुक का उसको जो है एक लेबल लगा दिया, वो ब्लैक लाइंस मतलब बार्स और वाइट स्पेसेस जो लगे हुए हैं, एक एक चिट लगी हुई है वहाँ पे, स्पाइन लेबल लगा हुआ है। अब आप तो देखेंगे, आप कहेंगे ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नीचे उसके कुछ कोडिंग वगैरह लिखी हुई है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो क्या चीज़ लिखी हुई है। लेकिन जब आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे या उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कोडिंग सिस्टम किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। वो आया वो बुक के टाइटल को इंडिकेट कर रहा है, वो ऑथर के नाम को इंडिकेट कर रहा है, या डीडीसी नंबर को कर रहा है, या उसकी प्राइस को कर रहा है, या उसके आईएसबीएन को कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है हम बुक की इंफॉर्मेशन होती है, ये हम बारकोड के थ्रू, हम बारकोड सिस्टम के थ्रू डिक्टेट करवाते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर में वो फीड हो जाती है। फिर हमें मालूम हो जाता है कि ये पर्टिकुलर बुक
कौन से शेल्फ का है, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी की सारी हम अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब इतना आई थिंक काफ़ी था समझाना कि बार कोड जो है लाइब्रेरी में क्यों इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, और क्या वो चीज़ें हमें जो है फ़राहम करता है, क्या फ़वायद होते हैं उसके, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो कोडिंग सिस्टम आता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं इसको ज़्यादा। उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हम शो करवाते हैं बुक की, वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह की होती है। तो ब्लैक बार्स होते हैं, उस पर वाइट स्पेसेस होते हैं, और पर्टिकुलर कोडिंग के थ्रू हम जो है उस पर्टिकुलर बुक की इंफॉर्मेशन को शो करवाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द बारकोड सिस्टम इन लाइब्रेरीज। उसके बाद ईच एंड एवरी बुक एंड अदर आइटम्स आर असाइंड यूनिक 12 डिजिट बारकोड्स। अच्छा, अब जो एक हम बारकोड शो करवाएंगे स्पाइन लेवल पे, तो वो 12 डिजिट का होता है। ये भी आपका एक एमसीक्यू बन गया, पूछ सकती हूँ मैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक यूनिक 12 डिजिट का एक कोड होता है, हर बुक पे हम जो है उसको लगाते हैं। या बुक सिर्फ नहीं बल्कि कोई भी आइटम हो सकता है। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल थीसिस है, वो बुक तो नहीं होगी, ठीक है ना। थीसिस हैं, डिसर्टेशंस हैं, या पीरियडिकल्स हैं, वो बुक्स तो नहीं होंगे, तो हम उस पर भी बार कोड लगा सकते हैं। तो ये 12 डिजिट का एक जो है यूनिक बार कोड होता है, जो ईच एंड एवरी बुक को हमें असाइन करना होता है। ठीक है, इट कंटेंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इससे ये होता है, जब आप असाइन कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मेन इंफॉर्मेशन, वैसे बुक की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जब आप थर्ड ईयर में आएंगे, आपका सब्जेक्ट होगा कैटलॉगिंग, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बुक की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने मेन इंफॉर्मेशन बता दी कि ऑथर है, टाइटल है, आईएसबीएन है, या आइटम नंबर हम कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो हम बारकोड पे शो करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होती है, यही हमें शो करवानी होती है बारकोड पे। लेकिन जब आप कैटलॉग करते हैं तो आपको उसमें 9 फील्ड होती हैं बुक की, जो आपको ऐड करनी होती हैं। तो ये इसलिए बता रही हूँ अगले सब्जेक्ट का भी, ताकि आपको एक अंदाज़ा होता जाए, आप मेरे इस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट, या मेरी इस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक को आप अपने अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट के साथ लिंक करवा सकें जब आप अगले सेमेस्टर में आ जाए। ठीक है, तो ये आपको एक सहूलत हो जाएगी इस बात की। फिर उसके बाद है इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वेन एवर अ स्टूडेंट रिटर्न और इशू अ बुक। अब जाहिर सी बात है, जब एक एक प्रोडक्ट पे, एक एक बुक पे आपके पास स्पाइन लेवल लगा हुआ होगा, बारकोड लेवल लगा हुआ होगा, सॉरी स्पाइन लेवल जो है वो बुक के बाहर लगता है, बारकोड जो है वो बुक के अंदर लगता है। ठीक है, तो जब आप अपनी लाइब्रेरी के लिए कर रहे हैं तो वो अंदर लगता है, लेकिन जहाँ से बुक आया है, जहाँ से जिस पब्लिशर ने भेजा है या जिस कंट्री में पब्लिश हुआ है, उनका अलग से बारकोड लगा हुआ होता है, बुक के बैक साइड पे बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे लगा हुआ होता है वो। ठीक है, तो बारकोड सिर्फ एक नहीं लगता, लाइब्रेरी का बुक है तो वो अपना अलग लगाएगी, जहाँ से बन के आया है उन्होंने अपना अलग लगाया है। तो मतलब एक दो बारकोड नहीं होते, बल्कि ये 2-3 होते हैं, एक पर्टिकुलर बुक पे 2-3 लगे हुए होते हैं। ठीक, सो अब इधर ये एक एग्जाम्पल उन्होंने बता दिया कि जब भी कोई भी स्टूडेंट जो है बुक रिटर्न करता है सर्कुलेशन पे या इशू करवाता है अपने लिए, तो वहाँ से ये होता है कि जब आपके पास ये टेक्नोलॉजी, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मौजूद होगी, तो आप स्कैनर की मदद से उस बारकोड नंबर को फैच कर सकते हैं। मतलब आप उसको मैच करवा के, आप जो है डिक्टेट करवा के, और अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टैकल आउट कर सकते हैं कि मतलब ये बुक जो है यहाँ से इशू हुई थी, इस शेल्फ से हुई थी, वहाँ पे हमें जो है दोबारा रखनी है, ये भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। और ये बुक जो है, इसका ऑथर ये है, इसका कॉल नंबर ये है, तो हमें ये इसी सीरीज़ में जो है रखनी है, या इसका ये आइटम नंबर है, हमें इसी सीरीज़ में रखनी है। तो इससे ये होता है कि आपकी एक सिस्टमेटिकली जो आपकी एक अरेंजमेंट हुई हुई होती है, आपकी एंट्रीज़ की अरेंजमेंट हुई हुई होती है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होती।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अरेंजमेंट करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। आप जो है डीडीसी नंबर भी लगा रहे होते हैं, कैटलॉगिंग भी कर रहे होते हैं, फिर उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज भी कर रहे होते हैं बुक्स को, तो बारकोड से आपको ये डिक्टेट होके मिलेगा कि आपका ये पर्टिकुलर बुक कहाँ पे रखा हुआ था, जहाँ से मैंने यूज़र को इशू करके दिया था। ठीक है, तो ये इश्यू और रिटर्न का भी जो है हमारे लिए एक सहूलत हो जाती है। आपकी एंट्रीज डिस्टर्ब नहीं होती, आपकी एक सिस्टमेटिकली जो अरेंजमेंट हुई हुई होती है एंट्रीज की, बुक्स की, वो डिस्टर्ब नहीं होती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बारकोड इन लाइब्रेरीज। अब ये देख लें, ये है एक एग्जांपल। ये आपके पास जो है बारकोड स्कैनर डिवाइस है, जिससे वो इस बारकोड को डिक्टेट कर रहा है, या हम कहें कि टैकल कर रहा है। ठीक है, तो ये अब ये जो इधर शो हुआ है, ये जहाँ से बुक बन के आई है वहाँ का ये बारकोड इस पर लगा हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी सेमिनार लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे तो आप शुरू वाला जो एक हार्ड बैक बुक होता है ना, तो उसका शुरू वाला जो पेज आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे वाइट कलर के जो हैं बारकोड्स वहाँ पे लगे हुए हैं, बारकोड लेबल्स लगे हुए हैं, तो वो हमारी सेमिनार लाइब्रेरी के लेबल्स हैं। लेकिन अगर आप उसी बुक के पीछे बिल्कुल देखेंगे लास्ट जो है उस पर, तो वहाँ पे भी बारकोड छोटा सा लगा हुआ होगा, ये इतना, जितना ये इधर शो कर रहा है इतना लगा हुआ होगा। तो वो क्या किस बात को शो करेगा कि आप जो है जहाँ से वो बुक बन के आई है उन्होंने अपना बारकोड उस पर लगाया हुआ होता है। तो इसमें यकीनन ISBN नंबर भी शो कर रहा होगा, इसमें उसकी प्राइस भी लिखी हुई होती है। तो वो उस पार्टिकुलर पब्लिशर पे या बिजनेस पे या इदारे पे बेस्ड करता है, तो वो किस तरह की इंफॉर्मेशन उस बारकोड पे पुटअप करना चाहता है। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल। अब बारकोडिंग जब हम लाइब्रेरीज में कर रहे होते हैं तो उसमें दो किस्म की होती है, मतलब दो लेबल्स लगते हैं। एक जो है जिसमें हमारे पास एक्सेशन नंबर होता है। अब आपको एक्सेशन नंबर का भी मालूम नहीं होगा कि क्या होता है एक्सेशन नंबर, तो लेट मी क्लियर फर्स्ट। एक्सेशन नंबर आपका जो है, आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी में फॉर एग्जांपल 100 बुक्स हैं, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, वैसे लाइब्रेरी वो नहीं कहलवाती जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100 बुक्स हो। लाइब्रेरी वो कहलवाती है जो ज़्यादा बुक्स पर मुबनी हो। लेकिन जब छोटी सी लाइब्रेरी है, 100 बुक्स हैं वहाँ पे मौजूद, तो यकीनन आप उसकी सीरीज शुरू करेंगे 1 2 3 4 टू 100। ठीक है, मतलब 100 बुक्स, उनके 100 नंबर्स होंगे। पहला बुक होगा उसका नंबर 1, दूसरा होगा नंबर 2। तो ये जो है आप अपनी लाइब्रेरी के हिसाब से एक्सेशन नंबर उनको अलॉट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम बारकोड पे शो करवाते हैं एक्सेशन नंबर। फिर उसके बाद है कॉल नंबर। अब कॉल नंबर क्या होगा, मतलब डीडीसी नंबर। कॉल नंबर का मतलब है डीडीसी नंबर। डीडीसी नंबर से मुराद ये जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है, जिसकी मदद से हम जो है अपने बुक्स को अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीडीसी फर्स्ट समरी। अभी शायद आपको मैडम नुसरत ने पढ़ाया होगा। तो डीडीसी फर्स्ट समरी जो होती है उसकी बिना पे हम जो है बुक्स को अरेंज करते हैं। ये तो एक्सेशन नंबर हो गया जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी का होता है, लेकिन कॉल नंबर जो होता है वो एक स्टैंडर्ड है बुक्स को अरेंज करने का, वो जो इंटरनेशनली ग्लोबली पूरी दुनिया में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसको अडॉप्ट करती हैं अपनी लाइब्रेरीज में। अब उसमें है समरीज बनी हुई होती हैं 000, मतलब जितने भी जर्नल बुक्स होंगे, जर्नल वर्क जितना भी होगा वो हम 000 वाली सीरीज़ में रखेंगे। फिर उसके बाद 100 वाली है तो उसमें फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी उससे रिलेटेड बुक्स आएंगी। फिर 200 है तो उससे रिलीजन से मुतालिक जितनी भी बुक्स होंगी वो आएंगी। तो इस तरह से वो 900 तक जो है एक फर्स्ट समरी बनी हुई है, हम उसकी बेसिस पे जो है बुक्स को अरेंज करते हैं। तो एक्सेशन नंबर आपकी लाइब्रेरी का हो जाता है। कॉल नंबर जो है एक स्टैंडर्ड के तहत डीडीसी वाली स्कीम को अपना के हम जो है बुक्स को अलॉट करते हैं, वो है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन लोगो एडवांटेजेस। अब ये इदारा जो होता है उसका भी एक
लोगो लगा हुआ होता है वो हम जो है लगाते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ इदारे अपना लोगो उनका बनाया हुआ होता है वो लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है मतलब ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक लेवल ऐसा बनता है, दूसरा अगर ये नहीं तो ये वाला आप अपनाते हैं। उसमें ये होता है कि आप ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये वो है जो मतलब कोई भी बुक आपका इंटरनेशनली पब्लिश हो रहा है, आपको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत एक नंबर अलॉट होता है कि हाँ ये पब्लिकेशन पूरी दुनिया में जो है बंदा पब्लिश करवा सकता है, इस्तेमाल के काबिल है। तो ये इंटरनेशनली मिलता है ISBN। आप जितने भी बुक्स लेंगे, चाहे आपकी लाइब्रेरी से हट के हों, आप वैसे ही कोई अगर बुक परचेज करेंगे तो उस पर ISBN नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अब जो है ISBN बारकोड कंटेंट्स पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन। एक होता है लेबल टू कंटेंट, एक सिर्फ लेबल होता है, एक वरी ISBN होता है। ISBN में हमें जो है ऐसी इंफॉर्मेशन लगानी होती है जो पब्लिकेशन से रिलेटेड हो। पब्लिकेशन से रिलेटेड क्या, कि एक जो हमारे पास है कि पब्लिशर कौन है उसका, उस बुक का, फिर उसके बाद कौन से ईयर में पब्लिश हुई, कौन सी कंट्री में पब्लिश हुई, ये 3 चीज़ें पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो एक जो है आप लेबल ISBN वाला भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर वाला भी बना सकते हैं। ये आप पे बेस्ड करता है कि आपको जो है एक्सेशन नंबर, कॉल नंबर और इंस्टीट्यूशन लोगो आपको शो करना है। आप ये वाला भी बारकोड बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन वाला भी बना सकते हैं। तो ये 2 किस्म के लेबल बनते हैं बारकोड के, जिनसे आप डिक्टेट करवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, या आप उसको जो है टैकल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो डेटाबेस प्रोग्राम लिंक्स द बारकोड। अब आपका डेटाबेस प्रोग्राम जो होगा वो डायरेक्टली किससे लिंक होगा, आपके बारकोड को लिंक करवाएगा आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल। बिब्लियोग्राफिक डिटेल से मुराद क्या, वही मैंने बता दिया कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये भी एक लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट की, लेकिन वो लिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ एक लाइब्रेरी की नहीं होती, बल्कि आप जो है कोई पब्लिशर भी बिब्लियोग्राफिक डिटेल जो है किसी लाइब्रेरी को भेज सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइब्रेरी पे बेस्ड या एक लाइब्रेरी तक लिमिटेड नहीं होती। तो बिब्लियोग्राफिक डिटेल में आ क्या क्या जाता है, एक तो ऑथर, टाइटल, और दूसरा ये ISBN, उसके बाद पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन। इस किस्म की जो डिटेल होती हैं वो बिब्लियोग्राफिक डिटेल कहलवाती हैं। तो अब ये जो है डेटाबेस, आपका जो भी प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है, डेटाबेसेस बनी हुई होती है, जाहिर सी बात है आप एक बारकोड टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं तो यकीनन आपके पास डेटाबेस प्रोग्राम भी होगा, आपकी डेटाबेसेस भी बनी हुई होंगी। तो वो क्या करती हैं कि बारकोड को डायरेक्टली किससे लिंक करवाती हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्स की बिब्लियोग्राफिक डिटेल से। तभी तो आप टैकल कर सकेंगे, तभी तो आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने बुक को ट्रेस कर सकेंगे, जब आपकी लिंक बना हुआ होगा बारकोड का बिब्लियोग्राफिक डिटेल के साथ। ठीक, फिर उसके बाद है बारकोड रीडर इंटरफेस्ड टू कंप्यूटर। अब बारकोड रीडर इंटरफेस्ड होगा कंप्यूटर के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने बारकोड स्कैनर इस्तेमाल किया उस प्रोडक्ट या उस बुक के, जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई, आपने ये बारकोड स्कैनर यूज़ किया, आपने इसको इस पर्टिकुलर लेबल को अपने स्कैनर में इन किया, फिर आपने कंप्यूटर, डायरेक्ट आपका लिंक जो है कंप्यूटर के साथ लगा हुआ होता है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है कंप्यूटर पे आ जाएगी। ठीक है, तो उसका एक बारकोड रीडर का इंटरफेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा। अब इसमें ये भी हो जाता है कि आप अपनी बुक्स को ट्रैक भी कर सकते हैं, कि मतलब ये मेरी लाइब्रेरी में बुक पड़ी हुई थी, अभी नहीं है मौजूद, तो यकीनन ये किसी यूज़र को इशू हुई हुई है। या अगर आपको यूज़र ने आके रिटर्न की है बुक, आपको पता नहीं होगा कि कौन से शेल्फ में, किस सीरीज़ में, कहाँ पे पड़ी हुई है, तो यकीनन बारकोड की मदद से आपको कॉल नंबर पता लग जाएगा। कॉल नंबर की मदद से आपको शेल्फ, फिर उसकी जो है सीरीज़, कौन सी सीरीज़ में कौन सी जगह पे, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप जगह फिर दोबारा उधर रख देंगे। ठीक है बेटा, सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है, तो इसमें है क्विक एंड एरर फ्री। वही बात के टाइम सेविंग है,
फ़ायदा ये है कि ये टाइम सेविंग है। फिर उसके बाद ऐसी एंट्रीज़ आप उसमें ऐड करते हैं जो विदाउट एरर होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं बुक्स को, आप उनकी प्रॉपरली एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी सॉर्ट करते हैं ना, कि टाइटल के थ्रू, या आप जो है अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करते हैं, तो बुक्स को भी आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बारकोड। इससे एक्यूरेसी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, यकीनन होगी। फिर उसके बाद है सर्कुलेशन कैपेबिलिटीज़, सर्कुलेशन का मैन पावर बच जाएगा। सर्कुलेशन के लिए एक जो मेहनत वाला काम होता है वो करना, वो छोड़ देंगे, वो विद द हेल्प ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी अपने काम को आसान करेंगे, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव होंगी। और चेकआउट चेक इन मतलब रिटर्न एंड इशू में काउंटर्स पे कोई भी मुश्किलात नहीं आएंगी। फिर उसके बाद है अवॉइड फिलिंग ऑफ डेटा एंट्री वर्क फॉर काउंटर स्टाफ। स्टाफ के लिए आसानी होगी। कैसे आसानी होगी कि वो जो है डेटा की एंट्री करेंगे तो उसमें एक सीरीज़ के हिसाब से कर सकेंगे, उनकी मतलब एक मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन से मुराद कोई डॉक्यूमेंट काम के या इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा या उसका इस्तेमाल कम हो गया है, तो यकीनन आप जो है स्टॉक वेरिफिकेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को निकाल के उसका स्पेस जो है खाली करके उसकी जगह दूसरे डॉक्यूमेंट्स, नए डॉक्यूमेंट्स को